एंटरप्रेन्योरशिप की सीरीज का दूसरा वीडियो मैं आज शेयर कर रहा हूं, आज अपलोड कर रहा हूं मैं। उम्मीद है जो पहला वीडियो मैंने शेयर किया था वो आपको पसंद आया होगा, वो आपके लिए यूजफुल रहा होगा। सो इन फर्स्ट वीडियो वी हैव ऑलरेडी covered three alphabets, that is A, B and C. A for attitude, B for business plan and C for capital or the funding. आज के वीडियो में मैं नेक्स्ट चार अल्फ़ाबेट कवर करने वाला हूं, डी, ई, एफ एंड जी। तो शुरुआत करते हैं नेक्स्ट अल्फ़ाबेट डी के साथ। सो डी इज फॉर डिसिप्लिन और द डेडिकेशन। एंटरप्रेन्योर कितने टैलेंटेड हो, कितना ही उसमें नॉलेज हो, बट अगर डिसिप्लिन और डेडिकेशन नहीं है तो हो सकता है उसे सफलता नहीं मिले। कई एग्जाम्पल्स आपको ऐसे मिलेंगे जिसमें एंटरप्रेन्योर के बहुत टैलेंटेड होने के बावजूद, बहुत नॉलेजेबल होने के बावजूद वो अपने बिजनेस या अपना जो एंटरप्रेन्योरशिप है उसको सक्सेसफुली नहीं कर पाए। इसके कई रीजन्स है। लाइक अगर आपके पास आपका वर्क एथिक्स अच्छा नहीं है, अगर फोकस नहीं है, अगर आप कोई काम को जो है टालने का कोशिश करते हैं, सो ये कई रीजन्स है जिसके कारण से जो है आप अपने बिजनेस या अपने एंटरप्रेन्योरशिप में फेल हो सकते हैं। मैं आपको एक बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूँ। शायद जो यंगस्टर्स हैं उन्होंने, शायद मुझे नहीं मालूम है नाम सुना है नहीं सुना है, क्रिकेट में एक बहुत अच्छे प्लेयर थे विनोद कांबली। सो ये स्टोरी है विनोद कांबली और सचिन तेंदुलकर की। सो सचिन तेंदुलकर और विनोद कांबली बहुत अच्छे अच्छे क्रिकेटर थे। 90s में उन्होंने अपना करियर शुरू किया था और दोनों एक बहुत लंबी पार्टनरशिप, उन्होंने एक अपने स्कूल का जो एक मैच हुआ था उसमें एक बहुत लंबी पार्टनरशिप 664 रन्स की एक अनब्रोकन पार्टनरशिप उन्होंने खेली थी, सचिन तेंदुलकर और विनोद कांबली ने। कांबली का कंट्रीब्यूशन इसमें 349 रन्स था, दोनों नॉट आउट थे और उनके जो कोच थे मिस्टर आचरेकर, उन्होंने इनिंग की घोषणा कर दी और दोनों जो है नॉट आउट रहे। तो ये उनका करियर का शुरुआत थी। इस पार्टनरशिप को बहुत कवरेज मिला था, मीडिया में बहुत नाम आया था इनका। तो तेंदुलकर भी टैलेंटेड था और हो सकता है विनोद कांबली में भी तेंदुलकर से ज़्यादा टैलेंटेड हो। अगर आप देखेंगे उनका करियर जब उन्होंने शुरू किया तो ही मेड 2 डबल सेंचुरीज एंड 2 सेंचुरीज इन 7 टेस्ट। जो पहले 7 टेस्ट मैच खेले उन्होंने, उसमें 2 डबल सेंचुरी और 2 सेंचुरी उन्होंने मारी। उन्होंने फास्टेस्ट जो है 1000 रन्स जो है बनाए उन्होंने, और उस 1000 रन में पहुंचने के लिए उन्होंने केवल 14 टेस्ट इनिंग्स का यूज किया। 14 इनिंग में उन्होंने क्विकेस्ट 1000 रन बनाए। ही स्कोर्स 224 अगेंस्ट इंग्लैंड एंड वानखेड़े स्टेडियम इन 93, जो उनका फर्स्ट मैच था। फर्स्ट टेस्ट मैच में उन्होंने 224 रन बनाए। नेक्स्ट टेस्ट मैच हुआ था जिम्बाब्वे के सामने, उन्होंने 227 रन बनाए और उसके बाद की जो दो पारी थी उसमें 125 एंड 120 रन बनाए। तो मतलब आप देखिए कि इतना फैंटास्टिक क्रिकेटर, इतना रन्स उन्होंने बनाए थे अपने एक साल में, या जो पहली 14 इनिंग्स थी। और उनके पास एक बहुत ही अच्छा रिकॉर्ड था कि उन्होंने तीन कंजिक्यूटिव टेस्ट सेंचुरीज लगाई थी 3 इनिंग्स में, और वो भी 3 डिफरेंट कंट्रीज के सामने। तो बहुत टैलेंट में कोई कमी नहीं था उनका, और टेक्निक में भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन शायद जब उनको जल्दी सफलता मिल गई, या जो उनका करियर में जो है जितना जल्दी सब कुछ मिल गया, तो उनका जो फोकस था क्रिकेट से वो थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन हो गया। उनका फोकस थोड़ा ग्लैमर में चले गए, उनका प्रैक्टिस नहीं रही, और वो थोड़ा सा उनके जो सफलता थी वो उनके सर के ऊपर चढ़ गई, और उसके बाद उन्होंने अपना करियर जो है उनका खराब होता गया। वहीं आप देखेंगे सचिन तेंदुलकर। सचिन तेंदुलकर एक ऐसा क्रिकेटर है, या एक ऐसा बल्लेबाज था, एक ऐसा खिलाड़ी था जिसने कभी अपनी
जो प्रैक्टिस पे कभी कंप्रोमाइज़ नहीं किया, चाहे वो 0 रन पे आउट हो जाता था या 100 रन्स बनाता या सेंचुरी बनाता था, लेकिन वो दूसरे दिन जो है अपना प्रैक्टिस करने जाता था, अपने खेल पे ध्यान दिया और उसका पूरा फ़ोकस क्रिकेट पे रहा। आप देखिए कि तेंदुलकर ने करीब-करीब इस कंट्री के लिए करीब-करीब 22-23 साल तक उन्होंने खेले हैं, 10,000 से ज़्यादा रन बनाए हैं और टोटल 100 सेंचुरीज जो है दोनों वनडे और टेस्ट मैच मिला के किया। तो एक इलस्ट्रेट्स करियर उनका रहा है और बहुत फैंटास्टिक क्रिकेट उन्होंने खेला है। दोनों में टैलेंट होने के बावजूद आप देखते हैं कि जहां सचिन तेंदुलकर का फोकस रहा था, उन्होंने प्रैक्टिस पे ध्यान दिया और रेगुलर कंसिस्टेंसी उनके खेल में थी, एक वर्क एथिक्स उनके काम में था और प्रोफेशनलिज्म उनके काम में था। इसके कारण आप देखते हैं कि सचिन तेंदुलकर वॉज ए सक्सेसफुल प्लेयर, लेकिन विनोद कांबली स्टार्ट अच्छे होने के बावजूद, टैलेंट होने के बावजूद, वो उनका करियर कहीं जाके ठहर गया। एंटरप्रेन्योरशिप में भी लगभग यही बात है। अगर आपका फोकस नहीं है, अगर आपका वर्क एथिक्स नहीं है, डेडिकेशन नहीं है और डिसिप्लिन नहीं है अगर आपके काम में, तो आपको सफलता मिलने में प्रॉब्लम हो सकती है। सो डेडिकेशन एंड डिसिप्लिन दोनों का ही एक इंपॉर्टेंट रोल है हर एंटरप्रेन्योर के लिए और हर एंटरप्रेन्योर को इन दो चीजों का ध्यान रखना चाहिए। सेकंड, इसके बाद जो आता है वो है ई, इंथुजिज्म एंड एनर्जी। आप देखते हैं कि कई लोग जो है अपना काम थोड़ा सा डिले करने का कोशिश करते हैं या आज का काम कल, कल का काम परसों, एक उसमें विश्वास रखते हैं। मेरा ये मानना है कि दो टाइप के लोग होते हैं। एक होते हैं सर्जिकल। सर्जिकल मतलब आप देखा होगा कि आज से 3 साल पहले जब हिंदुस्तान ने पाकिस्तान पर जब सर्जिकल अटैक किया था, तो रातों रात जो है किसी को मालूम नहीं चला था और एक बड़ा ही क्लिनिकल वे में उसको स्ट्राइक किया था और पाकिस्तान के कई जो वहाँ पे टेररिस्ट कैंप थे उनको उड़ा दिया गया था। तो सर्जिकल का मतलब ये है कि तुरंत आपने एक्शन ले रहे हैं और उसमें डिले नहीं कर रहे हैं। और एक वो टाइप के लोग होते हैं जो कि सर्जिकल मतलब जो कल देख लेंगे, आज का काम कल कर लेंगे। लेकिन एंटरप्रेन्योर्स के लिए ये, अगर आप आज का काम कल, कल का काम परसों पर टालेंगे तो ये आपके लिए बड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। आपको एनर्जी रखना पड़ेगा, आपको अपने काम में एक एंथुसियाज्म रखना पड़ेगा, तभी जाके आप उसमें सक्सेसफुल हो पाएंगे। अदरवाइज बड़ा डिफिकल्ट होता है। अगर आपके पास कोई मेल आता है, आपको उसका रिप्लाई देना है, अगर आपके पास फोन आता है, आपको उसका रिप्लाई देना है। एक एनर्जी लेवल आपको अपने काम में रखना है, जिससे क्या होता है कि एनर्जी लेवल फ्लो होता है ऊपर से नीचे। तो अगर आपके टीम के मेंबर्स भी देखते हैं आपको, तो उनको भी एक मोटिवेशन मिलता है और वो भी कोई काम करना चाहते हैं कि लीडर के पास अगर एनर्जी है तो जो उनके सबॉर्डिनेट्स हैं या उनके टीम मेंबर्स हैं तो उन पे भी एक इंडक्शन इफेक्ट आता है और वो लोग भी जो है एक एनर्जी के साथ उसमें काम करना चाहते हैं और काम करेंगे। सो एनर्जी एक बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है एंटरप्रेन्योर्स के लिए और इसका उसको ध्यान ध्यान रखना चाहिए। सो आफ्टर ई इट्स एफ। ये एक बड़ा अच्छा ये है, आप देखेंगे एफ इज फॉर फेलियर। मेरा मानना है कि फेलियर इज ए स्टेपिंग स्टोन फॉर सक्सेस। आप जो भी काम कर रहे हैं, जो भी आपका एंटरप्राइज है, जो भी आपका बिजनेस वेंचर है, कई बार ये होता है कि आप जो सोचते हैं आप वो नहीं कर पाते हैं, या आपकी जो प्लानिंग होती है आप एज पर प्लानिंग उसका काम नहीं हो पाता है और कई बार डिस्ट्रैक्शन हो जाता है, कई बार जो है आपकी प्लानिंग को आपको चेंज करना पड़ता है। सो अगर आप देखेंगे, जब आप प्लान स्टार्ट करते हैं या जब अपना कोई वेंचर स्टार्ट करते हैं या कोई आप अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं, तो जब स्टार्ट करते हैं तो आपको लगता है कि बड़ा आसान है। ये आपका प्लान होता है कि बिल्कुल आप जाके जो है आप अपना गोल पोस्ट पे पहुंच जाएंगे, आपको कोई डिफिकल्टी नहीं नहीं आएगी, ऐसा आपका सोचना होता है। लेकिन जब आप रियलिटी में देखते हैं, जब आप काम स्टार्ट कर देते हैं तो उसके बाद आपको लगता है कि ये उतना आसान नहीं है जितना लगता है
और इन एक्चुअल आप देखते हैं रियलिटी ये होती है कि इतने अप्स एंड डाउन आपको मिलते हैं, कई रोड ब्लॉक्स मिलते हैं, कई आपको प्रॉब्लम्स का इनकाउंटर करना पड़ता है जो कि आपने कभी एंटिसिपेट नहीं किया होता है। सो ये प्लान एंड रियलिटी में बहुत डिफरेंस होता है। और कई बार आपको फेलियर, जो भी आप वेंचर करते हैं तो हो सकता है आपको उसमें फेलियर देखने को मिले। लेकिन अगर आपने उस फेलियर से अगर कुछ लर्निंग नहीं किया या फेलियर को आपने स्टेपिंग स्टोन नहीं बनाया तो आपके लिए डिफिकल्ट होगा सरवाइव करना। कितना ही प्रॉब्लम आए, कितना भी फेलियर आए, अगर आप पेशेंस के साथ में अगर आप उस पर काम करेंगे तो डेफिनेटली आपको आपको सक्सेस मिलेगी। मैं आपको दो बड़े अच्छे एग्जाम्पल देता हूँ, शायद आपने उन लोगों का नाम सुना हो। मैं आपको आपको बताता हूँ क्या किस टाइप के वो एंटरप्रेन्योर्स थे या जिन्होंने काम किया है। सो एक पहला स्टोरी मैं आपको सुनाता हूँ। ये जो बंदा है, ये जो पर्सन था, एट द एज ऑफ 5 हिज फादर डाइड। एट द एज ऑफ 16 ही क्विट स्कूल, उन्होंने अपना स्कूल छोड़ दिया। एट द एज ऑफ 70 ही हैड ऑलरेडी लॉस्ट 4 जॉब्स एंड एट द एज ऑफ 18 ही गॉट मैरिड। 17 साल की उम्र में वो 4 जॉब बदल चुके थे और 4 जॉब लॉस कर चुके थे। 18 साल की उम्र में उनका शादी हुआ। एट द एज ऑफ 19 he became father. At the age of 20 his wife left him and took their baby daughter. 19 साल की उम्र में वो फादर बन गए और 20 साल की उम्र में उनकी वाइफ ने उनका साथ छोड़ दिया। 18 से 22 साल की उम्र में उन्होंने रेल रोड कंडक्टर का काम किया। उसके बाद उन्होंने आर्मी ज्वाइन की, वहां पे उन्होंने जो है बर्तन धोने का काम किया। उन्होंने लॉ स्कूल में अप्लाई किया, वहां पे भी उनको रिजेक्शन मिला। इंश्योरेंस सेल्समैन का जॉब किया, वहां पे भी उनको सफलता नहीं मिले, वहां पे भी वो फेल हुए। और 25 साल की उम्र में वो एक छोटा एक कैफे था, वहां पे उन्होंने कुक की नौकरी करी और वहां पे भी वो बर्तन धोने का काम करते थे। और 65 की उम्र में वो वहां से रिटायर हुए। सो ये एक उनका पूरा जीवन परिचय है। 5 साल से लेकर 65 साल तक की उम्र में उन्होंने कितनी डिफिकल्टीज देखी या कितने फेलियर्स देखे। और 65 साल की उम्र में उनको गवर्नमेंट, अमेरिकन गवर्नमेंट का एक सोशल सिक्योरिटी का $105 का उनको चेक मिला। तो $105 के चेक में उनको लगा कि इससे मेरा कुछ काम होना नहीं है और उनका सर्वाइवल बड़ा डिफिकल्ट डिफिकल्ट होगा, ये उन्होंने सोचा कि अब तो कोई काम अपन कर नहीं पाएंगे। लेकिन फिर भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और उन्होंने कहा चलो अपन कुछ ट्राई करते हैं। अपन ने कम से कम 40 साल के आसपास अपन ने कुकिंग का काम किया। तो उनके पास एक रेसिपी था, एक आपको एक जो वो एक बेसिकली नॉनवेज चिकन बनाते थे, उनका रेसिपी उनके पास था। और उस रेसिपी को लेके उन्होंने कुछ जो रेस्टोरेंट ओनर्स थे उनके पास वो गए कि भाई ये मेरा रेसिपी है और अगर आप इसको यूज़ करते हैं तो आपके यहाँ पे जो है रेस्टोरेंट में ज़्यादा सक्सेसफुल ये डिश है और आपका रेस्टोरेंट चलने लगेगा। तो वो काफ़ी रेस्टोरेंट्स पे जाके उन्होंने अपनी रेसिपी बताई और उनके साथ बिजनेस करने का प्लान किया। बट अनफॉर्चुनेटली कहीं उनको सफलता नहीं मिली। और ऐसा कहा जाता है कि वो 1009 रेस्टोरेंट ओनर के पास गए और उसके बाद एक रेस्टोरेंट ओनर ने उनका रेसिपी को एक्सेप्ट किया और उनकी रेसिपी को चाहा कि भाई हाँ हम आपकी रेसिपी को यूज़ करेंगे। और उनको उन्होंने जो है उसने एज ए फ्रेंचाइज उनको डेवलप किया उसको। सो 1009 बार फेल होने के बाद में उस बंदे को एक सफलता मिली। लेकिन वो इतना इतना करने के बाद भी उसने हार नहीं मानी और वो 1009वां जब उसको साथ सफलता मिली तो उसके बाद उसको सफलता मिलती गई। और वो जो बंदा था उसका नाम है कर्नल सैंडर्स। और वो बेसिकली KFC जो एक बहुत पॉपुलर चेन है नॉनवेज खाने के लिए, KFC जिसे बोलते हैं, केंटकी फ्राइड चिकन, तो उसके मालिक रहे हैं। और ये जानकर आपको आश्चर्य होगा कि वो KFC टुडे वर्ल्ड सेकंड लार्जेस्ट फूड चेन आफ्टर मैकडोनल्ड्स
and KFC is having 22,000 franchise across 150 countries. सो ये आपको एक स्टोरी से मालूम चलेगा कि उस इतना असफलता देखने के बाद भी उस बंदे ने हार नहीं माना और अल्टीमेटली उसको सक्सेस मिला एंड ही वाज हैविंग द सेकंड लार्जेस्ट फूड चेन ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड. सो फेलियर सबको जरूर नहीं कि जो भी आप काम करें उसमें आपको सफलता मिले. आपको फेलियर मिल सकता है, लेकिन फेलियर जो मिला है उसमें आपको कुछ लर्निंग होनी चाहिए, कुछ आपको उसमें सीख होनी चाहिए, तो अच्छा है. अदरवाइज अगर फेलियर को आपने एज ए फेलियर की तरह ले लिया तो आगे सफलता मिलने के में थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगा. एक और मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग एग्जांपल है. वो भी बहुत बड़ा नाम है. उसने भी अपनी ज़िंदगी में बहुत स्ट्रगल किए. सो ही फेल्ड इन प्राइमरी स्कूल टेस्ट 2 times, मिडिल स्कूल टेस्ट 2 times एंड कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम 2 times. वो हर बार हर इस प्राइमरी स्कूल में 2 बार फेल हुए, मिडिल स्कूल में 2 बार फेल हुए और कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम में भी वो 2 बार फेल हो गए. स्कोर्ड ओनली 1 mark आउट ऑफ 120 इन कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम इन मैथ सब्जेक्ट. मैथ्स में उनको 1 मार्क मिला आउट ऑफ 120. He was rejected by Harvard Business School, Harvard University 10 times. He applied for 30 jobs after college and was rejected by all of them. 30 जॉब्स के लिए उन्होंने अप्लाई करा, 30 जगह उन्होंने जॉब के लिए अप्लाई किया और अनफॉर्चुनेटली वो हर जगह रिजेक्ट हुए. He was the only person rejected by KFC out of 24 person applied for a job. उन्होंने चाइना का जो KFC आउटलेट था या KFC का जो फ्रेंचाइज था वहाँ पे उन्होंने अप्लाई किया था. टोटल 24 लोगों ने अप्लाई किया था. 24 में से 23 का सिलेक्शन हो गया और ये जो थे ये इनका सिलेक्शन नहीं हुआ. And after starting his company in 1999, revenue of first 3 years was zero. और उन्होंने अपना जब कंपनी स्टार्ट किया था 99 में, तो उसका जो रेवेन्यू फर्स्ट 3 इयर्स में जो रेवेन्यू था इट वाज जीरो. कोई उनका सेल नहीं था, कोई उनका बिजनेस नहीं था. जीरो रेवेन्यू के साथ में फर्स्ट 3 साल में जीरो रेवेन्यू के साथ उसने काम किया. शायद आपको इसका नाम मालूम होगा कौन मैं किसकी बात कर रहा हूं. सो ये जो है वो है जेक मा. ये Alibaba.com के प्रेसिडेंट है. ही इज़ लाइक ऑनर ऑफ Alibaba.com. आज की तारीख में इनकी ऑलमोस्ट मोर देन $50 बिलियन का संपत्ति है इनका. ही इज़ 23rd richest person in the world, third richest person in Asia and second richest person in China. ई कॉमर्स की दुनिया में का सबसे बड़ा नाम है Alibaba.com, जो ई कॉमर्स इंडस्ट्री का पूरा उसने जो है नक्शा बदल दिया है. पूरा जो है उसने अपना Alibaba.com में चाइना का सबसे बड़ा कंपनी है ये, और वर्ल्ड के सबसे बड़ी कंपनीज में Alibaba.com का नाम है. सो आप समझ सकते हैं कि इतना फेलियर होने के बाद भी उसने हार नहीं माना और अपना काम करता रहा और 20 साल में वो 23rd richest person in the world का ऑनर उसको मिला. सो मेरा ये कहना है कि फेलियर्स आर पार्ट ऑफ योर लाइफ. कई बार ऐसी चीज़ होती है जो कि आपके कंट्रोल में नहीं रहती है और आप उसमें कुछ नहीं कर पाते हैं. सो आपको ये देखना है कि पॉजिटिव वे में आप काम करेंगे, पॉजिटिव वे डायरेक्शन में आप काम कीजिए, क्योंकि एंटरप्रेन्योरशिप का जो बेसिक रूल है वो यही है कि ये रिस्क का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा है, अनसर्टेनिटी है. जो आपके पास कंट्रोल में नहीं है आप उसको कंट्रोल करने की कोशिश मत कर कीजिए. यू हैव टू कंट्रोल द कंट्रोलेबल्स. द थिंग्स विच आर नॉट इन योर कंट्रोल यू कैन नॉट कंट्रोल इट, एंड आपको उस पर ध्यान नहीं देना है. जो काम आप कर सकते हैं आप वही करिए. सो फेलियर शुड बी ए स्टेपिंग स्टोन. फेलियर्स से आप लर्न करिए और आगे बढ़िए. सो दिस वाज एफ. नाउ नेक्स्ट इज जी, एंड जी फॉर गोल.
सो आप जो भी अपना बिजनेस या वेंचर स्टार्ट कर रहे हैं तो आपके पास कुछ गोल होना चाहिए कि आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, आपका विजन क्या है, आप क्या करना चाहते हैं, या अगर आप आपका क्या रेवेन्यू मॉडल रहेगा, आप क्या क्या फ्यूचर आप किस ढंग से आप देखना चाहते हैं। तो हर चीज का कोई गोल होता है, कोई एक बेंचमार्किंग होता है। सो गोल इज अनदर एन इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट फॉर ऑल द एंटरप्रेन्योर्स। सो गोल में आपको क्या करना है, गोल जो है वो उसके लिए आपको एक एक एक्रोनिम है, स्मार्ट। सो व्हाट इज स्मार्ट? फर्स्ट, स्मार्ट का मतलब है एस फॉर स्पेसिफिक। स्पेसिफिक मीन्स योर गोल्स शुड बी स्पेसिफिक, इंक्लूड्स डेट्स, रिसोर्सेज एंड मनी यू विल बी रिक्वायर्ड टू accomplish them। आप जो भी गोल आप सेट करेंगे वो स्पेसिफिक होना चाहिए, कुछ टाइम लिमिट के साथ में होना चाहिए, क्या रिसोर्सेस उसमें लगेंगे, और कितना मनी का उसमें आपको, मनी का कितना रिक्वायरमेंट रहेगा, ये आपको स्पेसिफिकली बताना होगा। सो फर्स्ट एस इज फॉर स्पेसिफिक। सेकंड इज एम फॉर मेजरेबल। गोल्स शुड बी मेजरेबल। मेजरेबल का मतलब ये है कि सपोज आप चाहते हैं कि मेरा कंपनी का टर्नओवर एक साल में 5 करोड़ हो या 10 करोड़ हो, या मेरी प्रॉफिटेबिलिटी 20% हो, या मेरा जो ग्रोथ रेट हो वो 10% हो। सो वो जो भी आप गोल सेट करें वो मेजरेबल होना चाहिए, उनको आप मेजर कर सके। जिन चीज़ों का आप मेजरमेंट नहीं कर सकते हैं उनका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। मतलब अगर आप ये गोल सेट करते हैं कि मेरा बिजनेस बढ़ना चाहिए, तो उसका कोई, ये जो है एक रिलेवेंट रिलेटिव टर्म हो गया। बढ़ना आपके लिए, बढ़ना मतलब 50% ग्रोथ बढ़ना हो सकता है, मेरे लिए 10% जो है बढ़ना एक ग्रोथ हो सकता है। सो वो स्पेसिफिक नहीं है, आपको अपना गोल है वो मेजरेबल होना चाहिए। थर्ड वन इज अचीवेबल। जो भी आप गोल सेट करें वो अचीवेबल होना चाहिए। आप अनरियलिस्टिक गोल अगर आप सेट करेंगे तो आप डिमोटिवेट हो जाएंगे, आप उस प्रोजेक्ट पे आप काम नहीं कर पाएंगे। सो जो भी आप गोल सेट करें वो आप देखिए कि वो एक अचीवेबल होना चाहिए, तभी जाके आप उसका, आप और अचीवेबल के साथ साथ आप उसको, लाइक सपोज आपने सोचा है कि मेरा एक साल में जो है मेरा कंपनी 12 करोड़ का एक सेल्स रेवेन्यू जनरेट होना चाहिए। सो एक साल का अगर आपका टारगेट है तो आप उस टारगेट को आपको डिवाइड करना पड़ेगा कि भाई 12 करोड़ में एक साल में है तो हर मंथ मेरे को 1 करोड़ का सेल करना है। सो वो आप टारगेट आप अचीव कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे हैं, उसके बाद आप और उसको ब्रेक डाउन कर सकते हैं कि भाई एक महीने में अगर 1 करोड़ का करना है तो पर डे में मेरे को कितना सेल होना चाहिए। तो बेसिकली वो जो आप टारगेट लिया है 12 करोड़ पर एनम का, उसको आप पर मंथ में डिवाइड करिए, पर वीक में डिवाइड करिए, पर डे में डिवाइड करिए, और उसको आप देखिए, उसको आप मेजर करते रहिए कि भाई ये मैं अगर किसी मंथ का 1 करोड़ का टारगेट है तो अगर मैं 50 लैक्स ही कर पाया हूं तो वो बैलेंस जो 50 लैक्स है वो कैसे मैं कवर करूंगा। सो वो आपको एक चीज जो है वो आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। सो टारगेट आप जो भी करें वो अचीवेबल होना चाहिए और उसके हिसाब से ही आपको सारा प्लानिंग करना होगा। फोर्थ जो है गोल में वो आता है रियलिस्टिक। ये गोल्स शुड बी रियलिस्टिक एंड रिलेवेंट, नीड्स टू बी रिव्यूड एंड रिवाइज्ड व्हेन नेसेसरी। रियलिस्टिक होना चाहिए और इसके साथ साथ अगर आपको कुछ प्रॉब्लम लग रहा है कि ये जो आपने गोल सेट किया है उसमें शायद बिकॉज ऑफ सम अनफोर्सिन रीजंस अगर आप उसको अचीव नहीं कर पा रहे हैं तो आपको उसको एक रिव्यू मैकेनिज्म होना चाहिए, आप उसको रिवाइज कर सकते हैं। सपोज मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि 3 मंथ्स बिकॉज ऑफ लॉकडाउन एंड कोरोना पेंडेमिक, काफ़ी बिजनेसेस जो है उनके जो टारगेट्स थे वो उनको अब चेंज करने पड़े, क्योंकि वो एंटिसिपेट नहीं किया था कि इस टाइप से कुछ काम होगा। सो जो 3 मंथ्स का जो उनका सेल्स का लॉस हुआ है तो उन्होंने वापस अपने टारगेट्स रिवाइज किए कि ठीक है, हम ये 3 साल में हमारा, ये 3 महीने में हमारा जो सेल नहीं हुआ है उसको हम कैसे कॉम्पनसेट करेंगे, या अगर हम कॉम्पनसेट नहीं कर रहे हैं तो हम उसको रिवाइज करें। सो एक रिव्यू मैकेनिज्म होना चाहिए और एक रिवाइज मैकेनिज्म हो कि अगर आपका टारगेट में कुछ चेंजेस हो रहे हैं, ये बढ़ भी सकते हैं और कम भी हो सकते हैं, इट डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन। एंड लास्ट वन इज टाइमली, टी फॉर टाइमली। You will need to have a specific timeline to achieve your goals।
आपके पास एक स्पेसिफिक टाइमलाइन होना चाहिए कि भाई हमारा जो ये गोल है हम इतने टाइम में पूरा करने वाले हैं, क्योंकि अगर टाइमलाइन नहीं है तो उस गोल का कोई मीनिंग नहीं है। देयर शुड बी सम टाइमलाइन फॉर ईच एंड एवरी गोल। और गोल्स आप कई तरह के डिफरेंट गोल्स हो सकते हैं। आप टॉप लाइन के लिए, एक आपकी सेल्स के लिए हो सकता है, आपके लिए प्रॉफिट के लिए हो सकता है, मैन पावर के लिए हो सकता है, कुछ जो फाइनेंशियल रेशियोज है आप उसके लिए भी कोई आप जो है अपना एक गोल रख सकते हैं। सो दिस जी फॉर गोल। सो आज हमने कवर किया है डी, ई, एफ एंड जी। सो डी इज फॉर डिसिप्लिन, ई फॉर एनर्जी, एफ फॉर failures are stepping stone, and G for goal. सो आई थिंक ये आपको आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा, आपके लिए उम्मीद है यूजफुल रहा होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी के अल्फ़ाबेट्स कवर करेंगे, 4 या 5 जो भी अल्फ़ाबेट्स होंगे उसको कवर करेंगे। सो फर्स्ट वीडियो मैंने ऑलरेडी शेयर कर चुका हूँ, सेकंड वीडियो मैं आज शेयर कर रहा हूँ। अगर आपने फर्स्ट वीडियो नहीं देखा है तो आप फर्स्ट वीडियो देखिए, उसके बाद ये सेकंड वीडियो देखिएगा। सो ये वीडियो बेसिकली जो एंटरप्रेन्योर्स हैं या जिनको बिजनेस करना है या जिनको जो स्टूडेंट्स हैं और जो फ्यूचर में चाहते हैं कि अपना बिजनेस करें, उनके लिए हो सकता है यूज़फुल रहे। इसके अलावा भी अगर आपको कुछ क्वेरीज हैं तो आप कमेंट्स बॉक्स में डाल सकते हैं। आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने जो बडिंग एंटरप्रेन्योर्स हैं उनके साथ आप शेयर कर सकते हैं। सो उम्मीद है आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू। थैंक